बिकॉज यू मेंशन कि इंडिया में भी वो अपॉर्चुनिटी है, सो आस्किंग कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है क्या कंप्यूटर साइंस का, दैट इटसेल्फ इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन. आप यू आर मिसिंग ऑन अ बिग पॉइंट, यू नो. तो दैट इज़ पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, अगर आप मेरे को पूछोगे कि अगर आपके पास पैसा है और रिसोर्सेज है, सो आप बच्चे को कंप्यूटर साइंस के लिए कहाँ भेजोगे? तो एज अ वेल्दी पेरेंट कोई अगर ये सुनेगा तो ये बोलेगा भाई मैं यूएस भेजूंगा या यूके भेजूंगा, या यूरोप भेजूंगा मतलब, या या चाइना. चाइना भेज सकते हैं? तो देखो आपको बताता हूँ, चाइना हटा देते चलो फिर. हाँ चलो चाइना को भी रख लेते हैं, ठीक है, आज रख लेते हैं, आज के लिए रख लेते हैं, तो ठीक है. अगर पैसा है, बच्चे में इंटरेस्ट है, मैं भेज सकता हूँ, मेरी औकात है उतनी, तो मैं यूएस, यूरोप या चाइना बच्चे को पढ़ने कंप्यूटर साइंस भेजता हूँ. तो क्या वो इंडिया में जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हो रही है या टेक की पढ़ाई जो हो रही है, क्या वो बच्चा जो बाहर पढ़ रहा है वो इंडियन बच्चे से, स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा? तो इस पे पेरेंट्स 3 रीजंस की वजह से बच्चों को बाहर भेजते हैं मेजरली. या तो उन्हें कोई एक बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी का टैग मिल रहा है कि यार हार्वर्ड, वॉर्टन, MIT, केलॉग्स, सॉरी केलॉग्स तो चलो बी स्कूल है, लेट्स से हार्वर्ड, वॉर्टन, MIT या कार्नेगी मेलन, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ का टैग मिल रहा है. जो मतलब जो इंडिया के लिए IIT है वो ये दुनिया के लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो टैग इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई दे सेंड देयर किड्स दे सेंड देयर किड्स. बट टैग 99% लोगों को नहीं मिलता, बिकॉज दुनिया में सिलेक्ट ही टॉप 1% लोग होते हैं. जैसे IIT में टॉप 1% सिलेक्ट होते हैं, ग्लोबली भी टॉप पैसा ऐसा मैनेजमेंट कोटा नहीं होता यहाँ पे. नहीं नहीं, वहाँ नहीं चलेगा. एंड प्लस इंडिया में तो फिर भी आप सिर्फ एग्जाम्स देके क्लियर कर सकते हो. बाहर का सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है रौनक. वहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैंने यार, तो जैसे इंडिया में JEE का एग्जाम देते हैं, वहाँ पे जनरली लोग SAT का एग्जाम देते हैं. तो SAT का एग्जाम होगा वो, तो ऐसा नहीं है कि आपने SAT में लाइक 90% नंबर ला दिए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, उसके बाद आपको एक SOP लिखना पड़ेगा. उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपने पिछले 5 साल से, कि आप लेट्स से आप कहते हो कि यार मैं रोबोटिक्स में BSc करना चाहता हूँ, BTech करना चाहता हूँ. तो कहेंगे कि भाई हम तुम्हें वो सीट क्यों दें? क्या तुम्हारा जेन्युइनली रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है या तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए कुछ भी बोल रहे हो? तो उसके लिए वो एक SOP लिखवाते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपने बचपन से कंप्यूटर साइंस में क्या किया है, आपको रोबोटिक्स का क्या मज़ा था, आपने रोबोटिक्स से क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने कौन से ओलंपियाड्स में पार्ट लिया है, आपने कौन से कॉम्पिटिशन्स विन करे हैं, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च पे क्या हाथ पैर मारा है नहीं मारा है, आपने कोड कहीं कॉन्ट्रीब्यूट. ये सब पूरी जब एप्लीकेशन जाती है तब जाके बेसिकली वो सिलेक्शन या रिजेक्शन का डिसीजन आता है. सो योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. दे आर लुकिंग फॉर हाई इंटेंट पीपल, लाइक global universities are looking for very 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 high intent. They are okay to compromise on IQ as long as the intent is there. Oh really? So इंडिया में बेसिकली IQ ओवर इंटेंट चलता है. इंडिया में बोला कि यार ये वाला एग्जाम है, इसमें तुम टॉप मार दो, सिलेक्ट हो गए, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, और कौन सी ब्रांच चाहिए, जो तुम मांगोगे मिल जाएगी. ठीक है. Internationally the education says that intent is more important than IQ because skill sets people can be trained on skill sets. ठीक है, मेरे को आज रोबोटिक्स नहीं आती, बट अगर मेरा मन है सीखने का और अगर मेरे में इतना ही लगन है कि मैं उठा के 15-16 घंटे कर लूंगा, सो आई विल ऑब्वियसली बीट समबडी हु इज फार मोर टैलेंटेड इन रोबोटिक्स बट हैज नो, बट इंटेंट इज मिसिंग. तो कहते हैं ना, टैलेंट प्लस लाइक लो टैलेंट प्लस हाई हार्डवर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाई टैलेंट प्लस लो हार्डवर्क. वापस से लेते हैं. लो टैलेंट प्लस हाई हार्डवर्क हाँ. और हाई इंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाई टैलेंट प्लस लो इंटेंट और लो हार्डवर्क. और ये यूनिवर्सल है हर जगह के लिए ना. स्पेशली इंटरनेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है. एनीथिंग, मतलब दिस इज लाइक कि पोटेंशियल जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफॉर्मेंस इंडिया में तो जज ही कर लेंगे ना भाई, तेरा इंटेंट है तो ठीक है, डिग्री तो बता. एग्जैक्टली. तो वो बाहर नहीं चलता, वो बिल्कुल बाहर नहीं चलता. परफेक्ट. सो लेट्स, तो पहला रीजन आता है कि यार लोग टैग के लिए भेजते हैं. दूसरा भेजते हैं कि यार पीपल वांट कि यार मेरे किड्स को एक नई ज्योग्राफी की लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस हो और एक उनको वहाँ पे एक एक्सपोजर मिले. ठीक है. एक्सपोजर किसी भी चीज़ तरह का हो सकता है, वो नॉर्मल रहने का भी हो सकता है, कंपनीज का भी हो सकता है, प्रोफेशनलिज्म का भी हो सकता है, वर्क एथिक्स का भी हो सकता है. एंड थर्ड रीजन इज कि यार उनकी जाके इंटरनेशनली जॉब लगे और USD डॉलर में सैलरी है. तो डॉलर स्ट्रांग है तो डॉलर में सैलरी आना मतलब तो लाइफ बन गई है तुम्हारी. अब आप देखो हो क्या रहा है दुनिया में. 99% लोगों को टैग तो नहीं मिलेगा, Right. वो तो सिर्फ 1% के लिए, तो 99% तो उसी रेस से बाहर. ठीक है. अब बात आती है कि यार फिर लाइफस्टाइल और एक्सपोजर के लिए भेजना चाहते हो. अब लाइफस्टाइल और एक्सपोजर के लिए अगर आपको 3 से 4 करोड़, मतलब US में जाके आप अंडरग्रेड करोगे तो आपके 3 से 4 करोड़ लगने हैं, बिकॉज आपकी ट्यूशन फीस होगी, फिर आपकी अकोमोडेशन फीस होगी, प्लस ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपके कुछ लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होंगे, प्लस आप वहाँ पे थोड़ा ट्रिप्स भी मारोगे, बिकॉज आपका बच्चे भी यार 18 से 22 साल के बीच में ना, दे आर ऑल्सो इन देयर बेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ, दे विल ऑल्सो वांट टू ट्रैवल टू शॉप और डू एनीथिंग. तो आपके 3 to 4 CR, अनलेस कि आप बिल्कुल ही गंदी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मतलब ठीक है, सबके पास नहीं होते यार 3 से 4 करोड़. और 3 से 4 करोड़ कोई बहुत छोटा नंबर है भी नहीं, मतलब इट्स अ मैसिव मैसिव नंबर.
सो लाइफस्टाइल के लिए यू डोंट वांट टू पे दैट. थर्ड थिंग इज बेसिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के बारे में एक और बात करते हैं. थिंक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एश्योर्ड एनी मोर बिकॉज आप सोचो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के जब लेफ्ट राइट एंड सेंटर ले ऑफ्स हो रहे हैं, सो नो बडी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि जॉब मिलेगी या नहीं. ठीक है, वो कट हो गया फिर. तो एम्प्लॉयमेंट, तो टैग वाला पोर्शन 99% का कट ऑफ हो गया. लाइफस्टाइल वाला जो पोर्शन है वो बाकी लोगों का कट हो गया बिकॉज वो अनअफोर्डेबल हो जाता है. एंड जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो ड्रीम था वो वैसे ही इतना एम्बिगस एंड इतना अनसर्टेन है आज के ज़माने में. उसके ऊपर आपके जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, उसके ऊपर आपके वीज़ा इमिग्रेशन के जो पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर आपकी ग्लोबली स्लोइंग इकोनॉमीज़. तो अगर आप यूएस देखोगे तो यूएस में H1B का कोई किसी को गारंटी नहीं है. तो वहाँ पे तो रेगुलेटरी और इमिग्रेशन वाइज ही आप थोड़े से बैकफुट पे चल जाते हो. आप यूरोप जाओगे तो 3-4 करोड़ नहीं लगेंगे, शायद आपके 1.5-2 करोड़ लगेंगे. बट यूरोपियन इकोनॉमीज आर सम ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. मतलब यूरोप में शायद मेजॉरिटी कंट्रीज का तो शायद ग्रोथ रेट ही लेस देन 1 और 2% होगा. तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट के कोई चांसेस नहीं है. एंड बाकी जगह अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कभी बाकी कंट्रीज, मतलब चाइना को थोड़ा एक्सेप्शन मान लेते बिकॉज चाइना में तो थोड़ा रहना, सर्वाइव करना, वो लैंग्वेज, वो कल्चर, वो ही मतलब बहुत ओवरवेलमिंग है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस. तो उसके अलावा आपके पास एक्चुअली कोई जगह बचती है नहीं दुनिया में जहाँ पे आप एक्चुअली जाके अपना करियर बिल्ड कर सकते हो. आज से 10 साल पहले ये बहुत ट्रू था कि पीपल यूज टू थिंक ऑफ US एंड UK एज अ डिफॉल्ट ऑप्शन. जब मैं कॉलेज में था US और मैंने खुद इंटर्न करी है पोर्चुगल में. तो सेकंड ईयर ऑफ इंटर्नशिप मैं भी, मतलब सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज मैं भी पोर्चुगल इंटर्न करने गया था. यार उस टाइम पे एक्चुअली US एंड यूरोप वर द मोस्ट, दे वर हॉटेस्ट कंट्री, हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन द प्लैनेट टू बी इन, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें सही थी. इमिग्रेशन एंड वीज़ा का कुछ ऐसा ज़्यादा लोड नहीं था, जियोपॉलिटिकल इशू नहीं था, जियोपॉलिटिकल का कोई इशू नहीं था. अनएम्प्लॉयमेंट, बूमिंग इकोनॉमीज थी, लाइक दे वर बूमिंग इकोनॉमीज, लाइक दे वर. एंड यूरोप में हमेशा मतलब थोड़ा they're more aged economies, so they always were looking for younger people to come and work, and they're always resource abundant country. So they had a lot of capacity to absorb new workers and more people and more professionals to come into their country and work for them. अब पर वो घड़ा भर गया ना. वो 10 लीटर का घड़ा था, उसमें 5 लीटर पानी पहले से था, 5 लीटर पिछले 10 साल में आ गया. अब वो घड़ा भर गया है. इवन दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक एज मेनी पीपल और एज मेनी प्रोफेशनल्स, बिकॉज अब तो इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी कंट्रीज में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि यार फॉरेनर्स आर कमिंग, इंडियंस आर कमिंग एंड टेकिंग आवर जॉब्स. करेक्ट. ये कहीं ना कहीं सुना होगा आपने. ये 15-20 साल पहले नहीं होता था, क्योंकि 15-20 साल पहले दीज कंट्रीज वर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ पीपल टू कम एंड वर्क इन वेरी हाई क्वालिटी and high credibility jobs. And Indians, by the sheer nature of our IQ and our hard work and our work ethics, we are one of the best professionals in the world. But over the last 10-15 years, that quota is full. There are no jobs in those economies because उनको जितने लोग चाहिए थे वो मिल चुके हैं. तो इसलिए now you will see in every country जहाँ पे फिर ये racism और ये सब आ जाता है कि यार Indians are coming and eating our jobs because now for Indians to get more jobs, locals will have to lose their jobs. Correct. So I think वो तो पिछले 10 साल में वो employment वाला issue पूरा आ गया है. like jobs are no more as much as they were before. Geopolitical तो आपको देखो पता ही है क्या चलता रहता है. मतलब at this point also I think the world is undergoing like not one war but multiple war. Correct. And that is a little worrisome because one off is a coincidence, multiple is a pattern. Correct. And that is now हो गया 2-3 साल हो गए, मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी वॉर इधर उधर चलती रहती है. राइट. एंड उसके ऊपर से क्या कहते हैं आपका ये पूरा जो AI की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो आ गया, तो वहाँ तो ये अब तो लोग को लगने लग गया कि हम जाएंगे, पहली बात हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अगर लग गई तो पता नहीं H1B वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा. और हम कहते हैं कि चलो जॉब भी लग गई और H1B भी लग गया, क्या पता 1 साल बाद ले ऑफ हो जाए. तो अब तो रिस्क भी 3 पैटर्न्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे भी है, फिर इमिग्रेशन पे भी है, उसके बाद ले ऑफ का भी रिस्क है, और इस सब के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल का है वो तो एकदम तड़का है. वो तो है. तो फिर नाउ सडनली दैट 3-4 CR ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी रिस्की. करेक्ट. कंपेयर टू 10 years back when employment was sorted, when immigration was sorted, when geopolitical was sorted, when layoffs were not there, तब वो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था कि लोग जाके कर लेते थे.